स्वागत है आपका OWM न्यूज के खास न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आज की सुर्खियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण संपन्नता पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को सुविधा प्रदान करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। और आपको बता दें कि RBI ने नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर HSBC पर जुर्माना लगाया। इसी के साथ नजर डालेंगे आज की कई बड़ी खबरों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज अपडेट सिर्फ RWM न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कृषि और ग्रामीण संपन्नता पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस इवेंट में सभी केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। इसमें अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोग मिलकर चर्चा करेंगे कि 2025 के बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, उन्हें सही तरीके से कैसे लागू किया जाए। खास तौर पर फोकस रहेगा कृषि विकास और गांवों की तरक्की पर, ताकि बजट का फायदा सही मायनों में जमीन तक पहुंचे। अब पासपोर्ट के लिए नियम बदल गए हैं। 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तारीख का एकमात्र प्रूफ माना जाएगा। पहले कई डॉक्यूमेंट्स से तारीख साबित की जा सकती थी, लेकिन अब सरकार ने पासपोर्ट नियम 1980 में बदलाव कर दिया है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। RBI ने नियम तोड़ने पर HSBC बैंक पर 66.66 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। बैंक ने KYC नियमों को सही से फॉलो नहीं किया, फॉरेन एक्सचेंज जोखिम की सही रिपोर्ट नहीं दी और कुछ ऐसे बचत खाते खोल दिए जो नियमों के हिसाब से ठीक नहीं थे। इन गड़बड़ियों की वजह से रिजर्व बैंक ने ये सख्त कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने PM मोदी की तारीफ की है, खासकर मोटे अनाज को फिर से पॉपुलर बनाने और दुनिया भर में इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए। फिलहाल वे भारत दौरे पर हैं और दिल्ली हाट में नैफेड के स्टॉल पर गए, जहां उन्होंने देखा कि भारत कैसे श्री अन्न को एक हेल्दी और सस्टेनेबल फूड ऑप्शन के रूप में प्रमोट कर रहा है। गंगा नदी के किनारे एक जगह खुदाई शुरू हुई है, जहां जमीन के नीचे प्राकृतिक संसाधन मिलने की संभावना है। पहले यहां गंगा बहा करती थी, लेकिन अब नदी इस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट डेटा के एनालिसिस से पता चला कि यहां तेल और गैस के बड़े भंडार हो सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कोई पैसा गायब नहीं हुआ है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था कि इस स्कीम से 455 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। इसी के जवाब में सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए सरकार ने आखिरी तारीख 6 महीने बढ़ा दी है। पहले 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक बिना NOC वाले प्लॉट की रजिस्ट्रेशन की छूट दी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 मार्च 2025 से 31 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है। यानी लोग अब ज्यादा समय तक इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को जगह देने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उनका कहना है कि ये मामला सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कड़ाई से हैंडल करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। आगरा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल ये हादसा फतेहाबाद थाना इलाके में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के हुआ, जब एक डबल डेकर बस पीछे से ट्रक में जा घुसी। उत्तराखंड के चमोली में माणा गांव के पास सुबह जोरदार बर्फीला तूफान आया, जिसमें सड़क बनाने का काम कर रहे 57 मजदूर दब गए। अब तक 47 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 10 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। तूफान को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। केरल के कोझिकोड के थमारसेरी में 27 फरवरी को एक स्कूल के बाहर छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट बुरी तरह घायल हो गया।
इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए नदियों का ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां नदी में ज्यादा सिल्ट जमा हो गई है और वो उथली हो गई है, वहां ड्रेजिंग, गहरी खुदाई को प्राथमिकता दी जाए और नदी को सही रास्ते पर लाया जाए। ये बातें उन्होंने शुक्रवार को बाढ़ से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहीं। लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट शनिवार से हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक बंद रहेगा। ये नियम 15 जुलाई तक लागू रहेगा, यानी इन 8 घंटों में न कोई फ्लाइट लैंड करेगी और न ही उड़ान भरेगी। दरअसल एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल T3 बनने के बाद अब रनवे के साथ एक नया टैक्सीवे बनाया जा रहा है, इसलिए ये काम किया जा रहा है। पेटीएम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अगले 2 सालों में अपना मुनाफा बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि AI से काम करने में ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने बताया कि कंपनी ने अपने ऐप में AI बेस्ड सर्च फीचर लाने के लिए परप्लेक्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि क्रिमिनल लॉ के तहत जो सुरक्षा मिलती है वही सीमा शुल्क और GST मामलों में आरोपियों पर भी लागू होगी। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस AM बोटेम सुंदरेश और जस्टिस बेला AM त्रिवेदी की बेंच ने यह फैसला तब दिया जब उन्होंने GST और सीमा शुल्क कानून के सख्त प्रावधानों को चुनौती देने वाली 279 याचिकाओं पर सुनवाई की। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर और डायरेक्टर उदय कोटक ने बिजनेस स्टैंडर्ड के मंथन समिट में कहा कि भारत के चालू खाते के घाटे का हल घरेलू कंपटीशन बढ़ाने में है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने खर्च किए गए समय का बेहतर रिटर्न ROI पाने पर फोकस करना होगा। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि अगले 5 साल में भारत से एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड उभरेगा जिसे दुनिया भर के ग्राहक पहचानेंगे, जैसे अमेरिका का एप्पल है। नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट माइक मासिमिनो ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने आकाशवाणी को दिए इंटरव्यू में कहा कि चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करना वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। माइक ने यह भी बताया कि यह इलाका काफी मुश्किल भरा है और यहां बर्फ मिलने की भी संभावना है। EPFO ने इस साल यानी 2024 से 25 के लिए अपने ग्राहकों को वही पुरानी ब्याज दर 8.25% देने का फैसला किया है। मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वैसे पिछले साल यानी 2023 से 24 के लिए इन्होंने ब्याज दर 8.2% देने का फैसला किया है। थोड़ी बढ़ाई थी, 8.15% से 8.25% कर दी थी। अब इस फैसले का सीधा फायदा उन 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा जिनके पास EPF अकाउंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विज्ञान का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इंसान और समाज के विकास में मदद करता है। उन्होंने बताया कि आर्थिक तरक्की के लिए भी विज्ञान का आगे बढ़ना जरूरी है। हैदराबाद के गाचीबाउली स्टेडियम में जब वे छात्रों से बात कर रहे थे तो उन्होंने खासतौर पर युवाओं को वैज्ञानिक सोच अपनाने की सलाह दी। सरकार का कहना है कि देश में कोयले की सप्लाई पहले के मुकाबले 2 गुनी हो गई है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक अगर 2022 में 28 मिलियन मीट्रिक टन कोयला भेजा जा रहा था तो 2024 में ये बढ़कर 54 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब भी बिजली घरों, पावर प्लांट्स को कोयला पहुंचाने के लिए रेल समुद्र रेल रूट का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्पीड अच्छी रही। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 6.2% रही, जो पिछले क्वार्टर में 5.6% थी, यानी ग्रोथ में सुधार हुआ है। हालांकि पिछले साल की इसी अवधि में ग्रोथ 8.6% थी, तो उससे कम है, लेकिन फिर भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अगर आपका अपना म्यूजिक बैंड है और आप दुनिया के सामने अपनी टैलेंट दिखाना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है। वेव्स शिखर सम्मेलन के तहत बैटल ऑफ द बैंड्स ग्लोबल चैलेंज के लिए एंट्रीज खुल गई हैं। प्रसार भारती और सारेगामा के साथ मिलकर इसे क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत आयोजित किया जा रहा है।
देश की इकोनॉमी में बड़े योगदान देने वाले 8 बड़े उद्योगों ने इस साल जनवरी में अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले साल इसी वक्त के मुकाबले इनमें 4.6% की ग्रोथ दर्ज हुई। खासतौर पर सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, कोयला, स्टील, मैन्योर, फर्टिलाइजर और बिजली उत्पादन में अच्छी बढ़त देखने को मिली। असल में ये 8 सेक्टर कोयला, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बुनियादी पैमाने हैं। मजे की बात यह है कि इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में करीब 40% का हिस्सा होता है, यानी देश के उद्योगों की सेहत काफी हद तक इन्हीं पर निर्भर करती है। हरियाणा में अचानक बदले मौसम से 10 जिलों में बारिश हुई, जिनमें 9 में ओले गिरे। हिसार, जींद, यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी, पलवल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और चरखी दादरी में ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, जौ, चना और सब्जियों की फसलें प्रभावित हुईं। खासकर जीटी बेल्ट में नुकसान ज्यादा हुआ, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बिहार रेरा ने नियम तोड़कर विज्ञापन देने पर 7 प्रमोटरों पर जुर्माना लगाया है। इनमें फर्स्ट होम बिल्डकॉन, साकार कंस्ट्रक्शन, हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट, एसके बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स, विंसम रियल्टर्स, अमर कंस्ट्रक्शन और भवानी कंस्ट्रक्शन शामिल हैं। सभी को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 10 साल पूरे होने पर राजनीति फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन सालों में न कोई बड़ा उद्योग लगा, न कोई बड़ी परियोजना आई। यहां तक कि कोई नई यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज या बड़ा संस्थान भी नहीं बना। ईपीएफओ की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और लग रहा है कि इसमें पीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर कैंची चल सकती है। मतलब जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ब्याज दर कम की जा सकती है, क्योंकि ईपीएफओ की कमाई शेयर बाजार और बॉन्ड यील्ड से थोड़ी घट गई है। मेक इन इंडिया के तहत अब इंडिया में ही लैपटॉप बनने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया लैपटॉप दिखाया गया। मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। देसी लैपटॉप देखकर सच में अच्छा लगा। अब देखना है कब ये मार्केट में आता है। पहली बार इंडिया में पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू H5N1 का केस मिला है, वो भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। इसको लेकर प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया है। अगले 30 दिनों तक वहां मटन, चिकन और अंडे खरीदने बेचने पर रोक लगा दी गई है। जो भी मटन चिकन की दुकानें थीं, उन्हें भी सील कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर अब ASI की टीम वहां सर्वे करने पहुंची थी। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। टीम ने मस्जिद के अंदर जाकर करीब 1.25 घंटे तक सब कुछ चेक किया, फोटोज और वीडियोज भी लिए। इस दौरान जामा मस्जिद के सफर जफर अली भी टीम के साथ थे। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग में इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि पाकिस्तान एक फेल देश है जो बस इंटरनेशनल डोनेशन के सहारे जिंदा है। भारत ने यह भी कहा कि जो खुद आतंकियों को पनाह देता है वो हमें झूठे लेक्चर देना बंद करे, और ऊपर से ये OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कून ऑपरेशन का टाइम भी वेस्ट कर रहा है। गुरु रंधावा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इस बात पर जोर दिया कि भले ही कोई भी स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहा हो, उसे पंजाबी जरूर सीखनी चाहिए। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। उन्होंने इसे हमारी मां तक कहकर इसकी अहमियत समझाई। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर के रेजिडेंसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक खास प्रोग्राम में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना लॉन्च की। ये राजस्थान में अपनी तरह की पहली योजना है जिसके तहत उदयपुर संभाग के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1,30,000 स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। दिल्ली विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर बने मोहन सिंह बिष्ट ने सदन में कहा कि विनम्रता और नम्रता ही हमारी असली पहचान है। उन्होंने सीएम का शुक्रिया अदा किया कि उनके नाम को डिप्टी स्पीकर के लिए मंजूरी दी गई। बिष्ट ने भरोसा दिलाया कि वे पूरी मेहनत से काम करेंगे
और दिल्ली के विकास में पूरा सहयोग देंगे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले की पीड़िता के पिता ने आज सीबीआई डायरेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने सीबीआई की जांच और सीमा पाहुजा के बयान से जुड़ी सारी जानकारी डायरेक्टर को दे दी है। दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के निलंबन पर अमानतुल्लाह खान ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों से बस यही कह रहे हैं कि जनता के लिए काम करें। जो लोग निकम्मा, बेईमान या निकम्मी सरकार जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ऐसी भाषा से बचना चाहिए। प्रयागराज में 45 दिन तक चले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के दिन हो गया। इस भव्य आयोजन की चर्चा हर जगह हो रही है, और हो भी क्यों ना, ऐसा आस्था का महासागर जहां दुनिया भर से लोग पहुंचे, पहले कभी देखने को नहीं मिला। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट आने के बाद विधानसभा में जबरदस्त बहस छिड़ गई। रिपोर्ट में घोटाले और गड़बड़ियों के बड़े आरोप लगाए गए हैं। स्पीकर ने ऐलान किया कि इस पूरे मामले की जांच लोक लेखा समिति पीएसी करेगी और 3 महीने में रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। उत्तराखंड के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कैंप ऑफिस पर फिर से फायरिंग हुई है। ये घटना 27 फरवरी की सुबह करीब 3 बजे की है, जब 2 नकाबपोश हमलावरों ने वहां गोलियां चला दी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमलावर साफ साफ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।